Hello friends, welcome to Dashti Judiciary. My name is Lalit Soni. In this video, we'll be talking about an important constitutional position that is Speaker. तो अगर आपने लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को विटनेस किया होगा तो आपको पता होगा कि लोकसभा के मेंबर्स जब फ्लोर पे बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करते हुए बात करते हैं जो कि स्पीकर कहलाता है। जब हम बात करें स्पीकर की तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहते हैं। और आज हम लोग इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जनरल इलेक्शन 2024 अभी हाल में ही कंप्लीट हुए हैं और उसके बाद एक नई लोकसभा बनी है। और जब लोकसभा पहली बार मिलेगी तो वो सबसे पहले अपने स्पीकर का चुनाव करेगी। जब हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर की तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि स्पीकर जो होता है वो देश की फ्रीडम और लिबर्टी का प्रतीक होता है। ही इज द सिंबल ऑफ नेशंस फ्रीडम एंड लिबर्टी। So in this video we will be talking about speaker, what are the legal aspects which are attached to it. We will also talk about the landmark cases जो कि स्पीकर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा और कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्या प्रोसीजर है। जब हम बात कर रहे हैं किसी भी पार्लियामेंट के हाउस की तो हमें पता है कि वहां पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और जब हम बात करें स्पीकर की स्पेसिफिकली तो आर्टिकल 93 ये कहता है कि लोकसभा में इलेक्शन होगा स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर का। तो आर्टिकल 93 प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कैसे ये पोस्ट इंडिया में आती है तो आप देखेंगे कि 1919 में जब हम अंग्रेजों के शासन में थे तो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं और उस रिफॉर्म्स के अंदर ये प्रोविजन था जहां पे डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के ऑफिस की आप ये कह सकते हैं कि नींव रखी गई थी। इन रिफॉर्म्स की वजह से 1921 में पहली बार प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ऑफिस तय की गई थी। और ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ऑफिस ही बाद में जो है 1935 के एक्ट में, जब हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ऑफिस को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से रिप्लेस कर दिया गया था। और उसके बाद से हम आज भी यही कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर की तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। हालांकि वो इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया गया है कि जो स्पीकर होगा वो मेंबर ऑफ द हाउस होगा। जिस हाउस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो वो लोकसभा का मेंबर होगा। इसके अलावा ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं बताई गई कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि हम लोग कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं और उन कन्वेंशन के हिसाब से स्पीकर रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है और जनरली डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से। अगर हम बात करें वोटिंग की कि कैसे इलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे होता ऐसा है कि लोकसभा में मेंबर्स सिंपल मेजोरिटी के साथ प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं और आप सिंपल मेजोरिटी के साथ अपने स्पीकर का चुनाव करते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं, जैसे ही नई लोकसभा मिलती है तो वहां पे प्रेसिडेंट एक प्रो टेम स्पीकर अनाउंस करते हैं और वो प्रो टेम स्पीकर का काम ये रहेगा कि वो स्पीकर्स के लिए चुनाव करवाएंगे और उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस की तो जब एक बार ऐसा हो जाता है कि आपका चुनाव हो गया है तो उसके बाद जब तक वो लोकसभा रहेगी तब तक के लिए आप वहां पे स्पीकर रहेंगे। द स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर इलेक्शन टिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। जब तक वो लोकसभा रहेगी तब तक आप स्पीकर हैं और जैसे ही नई लोकसभा आएंगी उस दिन तक आप स्पीकर रहेंगे। और यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मान लीजिए कि बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब भी जो लोग स्पीकर की पोजीशन है वो वैकेंट नहीं मानी जाएगी। स्पीकर तब तक वहां पे कार्यरत रहेगा जब तक नई लोकसभा वहां नहीं आ जाती। ठीक है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जनरली लोकसभा की टर्म जो है 5 साल की होती है, इसलिए स्पीकर की टर्म 5 साल कंसिडर की जा सकती है। लेकिन अगर बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और नई लोकसभा बनती है तो नई लोकसभा की पहले मीटिंग तक वहां पे स्पीकर रहेंगे और उसके बाद पहले मीटिंग में नए स्पीकर के लिए इलेक्शन किए जाएंगे। ठीक है, जब हम बात करें स्पीकर के ऑफिस की तो जो इंसान स्पीकर रह चुका है वो एलिजिबल होता है री इलेक्शंस के लिए भी। फिर हम देखें कि जैसा कि मैंने बताया आपको, जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर अपनी ऑफिस को वैकेट नहीं करता है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आकर के मिलती नहीं है। ठीक है, अगली बात है रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो जब हम बात करें कि स्पीकर की जो टर्म है वो लगभग लोकसभा की लाइफ के बराबर की है तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे आप स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है या फिर स्पीकर को अपनी पोजीशन को वेकेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ ही और सी सीज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो लोकसभा के मेंबर होने से रह जाते हैं या फिर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो फिर उन्हें अपनी ऑफिस को खाली करना होगा। इसके अलावा दूसरा है कि आप रिजाइन कर देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देकर के, या फिर तीसरा है कि वो
उन्हें रिमूव कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा एक मेजोरिटी, और यू कैन से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेजोरिटी के द्वारा सारे मेंबर्स की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है उनके रिमूवल का, तो स्पीकर को अपनी ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। रूल्स एंड पावर की बात कर लेते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लोकसभा और प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, यहाँ पे देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स एंड प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स, जब इनकी बात करें तो स्पीकर जो है वो आपका फाइनल इंटरप्रिटेटर होगा। ओके, so speaker will decide on the question if there is some kind of confusion in the constitutions, or you can say any kind of rule which are related to the procedure of Lok Sabha. In the house, speaker is the final interpreter. When we are talking about the overall, when we are talking about outside the house, Supreme Court is the final interpreter. Okay, now joint sitting की अगर बात करें तो फिर दोनों हाउस की जब joint sitting होती है तो प्रिसाइड स्पीकर करता है। एडजॉर्नमेंट की बात करें तो जब भी कोरम नहीं होगा तो स्पीकर के पास पावर है, वो हाउस को एडजॉर्न करेगा या सस्पेंड करेगा। अगली बात है कास्टिंग वोट की। स्पीकर अब जब भी किसी इशू पे वोटिंग होती है तो स्पीकर अपना फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालता है। जब भी वहां पे डेडलॉक हो या टाई होती है तो स्पीकर अपना वोट डालता है, उसे हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं। इसका उद्देश्य ये रहता है कि वो उस डेडलॉक को वहां पे रिजोल्व किया जा सके। मनी बिल की अगर बात करें तो मोस्टली स्पीकर किसी बिल को डेजिग्नेट करता है कि वो एक मनी बिल है या नहीं है, और इससे रिलेटेड सारी पावर जो है स्पीकर के पास है, और दीज फाइनल पावर्स आर फाइनल। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो मनी बिल से रिलेटेड है उस पर स्पीकर का फैसला फाइनल होगा। अगली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज होती है जिनको बनाया जाता है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी हो लगभग स्पीकर की होती है, और इसके जो डायरेक्शंस वगैरह होता है वो स्पीकर ही देता है। प्रिविलेज ऑफ द हाउस की बात करें तो जब हम हाउस में ही इज द गार्जियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर एज वेल एज द हाउस एंड द कमिटीज। ओके, नाउ डिस्क्वालिफाइंग अ मेंबर। जब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, या फिर हम बात करते हैं शेड्यूल हमारे 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स है दैट इज रिलेटेड टू डिफेक्शन, तो वहां पे स्पीकर का फैसला फाइनल माना जाता है। 52nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये पावर दी गई है कि स्पीकर का फैसला यहाँ पे फाइनल होगा। ही इज द ही विल बी द पर्सन हु विल डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, अब अगर आ जाते हैं लैंडमार्क केसेस पे जो कि स्पीकर से रिलेटेड है और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला केस है क्योटो होलोहन वर्सेस जकीहलू एंड अदर्स केस 1992। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पे डिसाइड किया था कि अगर स्पीकर का फैसला फाइनल होता है तो क्या इस पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसीजन दिया था कि हाँ, फैसला स्पीकर लेता है लेकिन इस फैसले पे भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि स्पीकर का फैसला इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट्स। सेकंड इज द नवम रेबिया केस वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016। In this case, Supreme Court decided that speaker or the deputy speaker who is facing the notice of removal, जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर खुद नोटिस फेस कर रहा है रिमूवल का, वो डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पे डिसाइड नहीं कर सकते। अगला केस है केशम मघचंद्रा केस, और यू कैन से केशम मघचंद्रा सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली केस। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि स्पीकर की जगह पे एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस पे, जो कि 10th शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो यही मोटे मोटे तौर पे लैंडमार्क केसेस हैं जो कि स्पीकर और डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।